नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं पुनः एक बार फिर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे एक और नया टेस्ट सीरीज देने वाला हूँ। ये टेस्ट सीरीज नंबर 2 है। आप इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। ये आपके बीपीएससी सहित अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपने इससे प्रीवियस पार्ट जो टेस्ट सीरीज नंबर 1 था, अगर उसे नहीं देखा है तो जरूर देखिए। यहाँ पर आपको ऊपर में आई बटन में दिख रहा होगा, आप वहाँ पर जाके उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट सीरीज को। और इसकी खास बात यह है कि आपको जो यहाँ पे दिया जाएगा ये फुल लेंथ टेस्ट है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कुल 150 प्रश्न है। इसका जो टाइम है वो 2 घंटे है और नंबर ऑफ क्वेश्चन 150, मैक्सिमम मार्क्स 150, कट ऑफ जो रखा गया वो सब के लिए 90, यानी कि आपको 90 से ज़्यादा अंक यहाँ पे लाने पड़ेंगे। तो देखिए ये यहाँ पे टाइम दिया गया है 2 घंटा। हालांकि ये जब आप बनाएंगे इसे टाइम लेके बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वीडियो में इतना टाइम नहीं लगेगा। वीडियो 1 घंटे में हो जाएगा यहाँ पर। तो आप इस पूरे वीडियो को देखिए और बताइए कि ये टेस्ट सीरीज आपको कैसा लगा, आपको इसके हेल्प मिली या फिर नहीं। तो देखिए यहाँ पर इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे जो पेड ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ की खास बात यह होगी, ये बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है, लेकिन यहाँ पे जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी में होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से किन 2 प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है। तो यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न में आप कुछ समझ लीजिए और यहाँ पर अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो सभी प्रश्न की जो प्रकृति रखी गई यहाँ पर एकदम से हूबहू बीपीएससी एग्जाम की तरह है। और यहाँ पे 150 प्रश्नों में से आपके 30 प्रश्न जो हैं वो करंट अफेयर्स से हैं। तो इसे देखते हुए इसे तैयार किया गया है, यानी कि 66वें बीपीएससी एग्जाम को ध्यान रखते हुए इस टेस्ट सीरीज को तैयार किया गया है। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से किन 2 प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है। जो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नैसर्गिक और अंगीकृत तरीके से नागरिकता प्राप्त होती है, यानी कि एक का हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम इसी तरह आगे बढ़ेंगे और देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या है। तो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है। तो दूसरे नंबर का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। सार्वजनिक पद का अधिकार ये राजनीतिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा दूसरे का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन नामक मूल कण की खोज की थी। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रदरफोर्ड ने। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। देखिए यहाँ पे प्रश्नों की संख्या अधिक है, वीडियो लंबा ना बन जाए इसीलिए सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे आपको आंसर बताऊंगा। और जो प्रश्न में ज़्यादा जरूरी होगा डिस्कशन करना तो आप वहाँ पे मैं हल्की सी डिस्कशन जरूर करूँगा। डिटेल में आपको जो भी मतलब जरूरी होगा वहाँ पे जरूर बताऊँगा। तो चौथा नंबर का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट होगा, स्थितिज ऊर्जा। यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। तो स्थितिज ऊर्जा जो है सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर चौथा का करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी एवं अन्य उपग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्ष में घूमते हैं, इसलिए अभिकेंद्रक बल दिया जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न को पढ़िए, पृथ्वी एवं अन्य उपग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्ष में घूमते हैं, इसलिए अभिकेंद्रक बल दिया जाता है। इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूर्य एवं उपग्रहों के बीच गुरुत्वीय आकर्षण द्वारा, सूर्य और उपग्रहों के बीच गुरुत्वीय आकर्षण द्वारा अभिकेंद्रक बल दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ताम्र सल्फेट का क्रिस्टल नीला दिखता है, परंतु जब उसे अति सूक्ष्म रूप में चूर्णित किया जाता है तब यह कैसा दिखाई देगा। ताम्र सल्फेट का क्रिस्टल नीला दिखाई पड़ता है, परंतु जब उसे अति सूक्ष्म रूप में चूर्णित किया जाएगा तो यह कैसा दिखेगा। तो छठे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हल्का नीला। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, छठे का हल्का नीला। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक परमाणु के नाभिक में क्या होता है। निम्नलिखित में से एक परमाणु के नाभिक में क्या होता है। तो देखिए परमाणु के जो नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और नेक्स्ट प्रश्न है, सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप में किस में परिवर्तित होते हैं। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप में किस में परिवर्तित होते हैं। इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शीशा में परिवर्तित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का व्यवहार किसका प्रत्यक्ष प्रयोग है। किस नियम का प्रत्यक्ष प्रयोग है। इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा 9वां का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पास्कल का नियम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा।
देखिए यहाँ पर अब बात करते हैं जो टेस्ट सीरीज है, मैंने आपको भी बताया कि आपको इसे ज्वाइन कैसे करना है। तो अगर आप भी इच्छुक है इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए जो हमारे द्वारा इस चैनल के माध्यम से चला जाता है, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है। इस व्हाट्सअप नंबर पर इस व्हाट्सअप नंबर पर आप पेड लिखकर मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर पर पेड लिखकर मैसेज कीजिएगा और उसके बाद आपको जो इस ग्रुप में फैसिलिटी मिलेगी वो क्या क्या मिलेगी, आपके व्हाट्सअप नंबर पर एक मैसेज जाएगा। आप वहाँ पर पढ़ के और केवल 49 रुपये पे करेंगे और उसके बाद हमारे इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर पाएंगे। अगर आप इच्छुक हैं तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए यहाँ पे ये होगा कि आपको जो भी मतलब टेस्ट सीरीज का PDF आएगा वो सभी आपको एकदम से दिया जाएगा। इसके अंतर्गत आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया जाएगा और वहाँ पे सारा PDF आपको मुहैया कराया जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसके समक्ष पेश करता है? तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो पेश करता है ये उपराष्ट्रपति के समक्ष पेश करता है। तो सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उपराष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी निम्न में से किन प्रदेशों में बहती है? गोदावरी नदी निम्नलिखित में से किन प्रदेशों में बहती है? ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न ही BPSC एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 11 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना प्रदेश में बहती है। और उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में अंकित शब्द सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? जो भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक है उसके नीचे जो सत्यमेव जयते लिखा गया है वो किस ग्रंथ से लिया गया है, ये यहाँ पे प्रश्न है। तो 12 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा मुंडकोपनिषद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? तो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचने वाली प्रथम भारतीय महिला जो है, तो 13 नंबर का जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ऑप्शन ए नहीं बल्कि बी होगा यहाँ पे 13 का बछेंद्री पाल। 13 नंबर का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचने वाली प्रथम भारतीय महिला का जो नाम है यहाँ पे, तो यहाँ पर इसे ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो होगा बछेंद्री पाल होगा। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचने वाली प्रथम भारतीय महिला है ये, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। और उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने हेतु न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन से हैं? इनमें से प्रयुक्त तत्व न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए कौन से हैं नाभिकीय विखंडन के दौरान? तो 14 नंबर का जो प्रश्न का आंसर होगा वो हमारा होगा बोरॉन और कैडमियम, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बोरॉन और कैडमियम इसका सही आंसर है। और उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन किसी औद्योगिक प्रदेश में अम्लीय वर्षा का कारण है? किसी औद्योगिक प्रदेश में अम्लीय वर्षा का कारण निम्न में से कौन है? तो देखिए यहाँ पर 15 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि SO2 यानी कि ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड, ये किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा का कारण है, SO2। और उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संभावित रूप में स्वचालित वाहनों के लिए पेट्रोल का प्रदूषण मुक्त विकल्प है? निम्न में से कौन संभावित रूप से स्वचालित वाहनों के लिए पेट्रोल का प्रदूषण मुक्त विकल्प है? तो 16 नंबर प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा वो होगा इथेनॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 16 का इथेनॉल। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। और उसके बाद 17 नंबर प्रश्न है, पौधे अपनी जड़ों के रेशों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं, यह कार्य किस कारण से होता है? जो पौधे अपने जड़ों के रेशों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं, ये किस कारण से होता है? तो 17 नंबर का जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में है यहाँ पर परासरण सघनता में विभिन्नता, इसी कारण से ये मतलब कि कहा जा सकता है, इस कारण से ये रेशे द्वारा अपना जल को अवशोषित करते हैं, परासरण सघनता में विभिन्नता के कारण। और उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? तो ग्रीन हाउस गैस जो कहा जाता है ये मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। 18 का ग्रीन हाउस गैस जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि CO2। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वस्तु के निर्यात से भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है? किस वस्तु के निर्यात से भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चाय का जो उत्पादन होता है भारत में, तो इससे सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा का मतलब कि आप कह सकते हैं अर्जन होता है। हालांकि भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादन नहीं होता है, पूरे विश्व में अगर बात करें तो सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है चीन में, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है, दुनिया में पहली क्लोन भेड़ को प्रयोगशाला में विकसित करने का अभूतपूर्व श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है?
क्या कह रहा है कि दुनिया में पहली क्लोन भेड़ को प्रयोगशाला में विकसित करने का अभूतपूर्व श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है। तो 20 नंबर का जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 20वां का, यानी कि डॉक्टर इयान विल्मुट। डॉक्टर इयान विल्मुट इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बारे में कहा जाता है कि क्लोन भेड़ को प्रयोगशाला में विकसित करने का इसे श्रेय दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय झंडे की अधिकल्पना को भारत के संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया था। भारत के झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया था। तो 21 नंबर प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जुलाई 1947 को। चलिए उसके बाद हम जाएंगे अगले प्रश्न पे। देखिए जो भी हमारे पेड मेंबर हैं या फिर जो भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप पे जो भी इसका पीडीएफ मिलता है उसमें आंसर नहीं रहता है। जो आंसर सहित जो पीडीएफ होगा वो हमारे सिर्फ और सिर्फ पेड मेंबर के लिए होते हैं, जिसमें बाद में भी वो प्रैक्टिस कर पाते हैं। तो वो कुछ अलग तरीके से होता है, उसमें काफ़ी अच्छी फैसिलिटी दी गई है। तो जो भी मतलब टेलीग्राम ग्रुप से जितने भी मेंबर जुड़े हुए हैं उस सबके पास भी ये पीडीएफ है जो आप देख रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ आंसर का मिलान करते जाइए और यहाँ पे देखिएगा आपके यहाँ पे 150 में से कितने प्रश्न सही होते हैं, और ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन है। देखिए यहाँ पे गलती से है लिखा गया है, यहाँ पे है नहीं होगा। तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर बी आर अंबेडकर इसका करेक्ट आंसर होगा 22 का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। और उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, नई दिल्ली में। संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था, ध्यान रखिएगा इसका। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो इसकी अगर बात करें 24 नंबर की, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। ये नीति निर्देशक तत्व नहीं है वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। तो इस प्रकार सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, विधि के सामने समता का अधिकार है। समता का अधिकार क्या है। तो एक तरह से देखा जाए तो विधि के सामने समता का अधिकार जो है ये नागरिक अधिकार है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। 25 का ये नागरिक अधिकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बहुउद्देशीय योजनाओं में कौन नेपाल के साथ संबंध है। तो निम्नलिखित बहुउद्देशीय योजनाओं में कौन नेपाल के साथ संबंध है। तो 26 नंबर का जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होगा, कोसी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। कोसी योजना जो है वो नेपाल के साथ संबद्ध है। अगला प्रश्न है, कोलार गोल्ड माइन कहाँ पर अवस्थित है। आप सभी को पता है ये काफ़ी इजी प्रश्न है। जो कोलार सोने की खान है वो कर्नाटक में है, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में सोने की खान की अगर बात करेगा तो यही कर्नाटक में है, कोलार में। और इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में वृहत्तम लिग्नाइट संचय कहाँ पर है। भारत में वृहत्तम लिग्नाइट संचय की अगर बात करेगा तो 28 नंबर प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा वो जगह नेवेली में है। चलिए हमेशा की तरह आपको मैं एक प्रश्न पूछता हूं, तो आज की इस वीडियो का प्रश्न ये है कि नेवेली कहाँ पर है। आप कमेंट करके बताइए, भारत में वृहत्तम लिग्नाइट संचय कहाँ पर है। ये नेवेली में है, आपको बताना है ये कहाँ पर है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन मुहाना बनाती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन मुहाना का निर्माण करती है। 29 नंबर प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा गंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ये मुहाना का निर्माण करती है। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 30वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल का उदाहरण है। तो रबी फसल का उदाहरण है यहाँ पे हमारा मटर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, मटर एक प्रकार का रबी फसल है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो 31 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा, भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये मत सोचिए कि ये प्रश्न इजी है तो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अगर आपको हो सकता है ये प्रश्न आए, लेकिन कई लोगों को हो सकता है ये प्रश्न नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये सभी चीज़ आपको नहीं सोचना है, आपको सभी चीज़ों को देखना है, सभी प्रकार के प्रश्नों को देखना है, मीडियम जो एवरेज है उसको भी देखना है। जो तैयारी होती है आपको सभी तरह से आपको एकदम सम्मिलित रूप में तैयारी करनी पड़ेगी। ये नहीं कि सिर्फ आपको कठिन ही प्रश्न पढ़ना है जो मतलब हो सकता है एग्जाम में आए ही नहीं। तो इसीलिए जो भी मतलब सिलेबस के अनुरूप जो पीछे भी पूछे गए हैं वो सभी चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इस टेस्ट सीरीज का खास बात यह है कि कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए प्रश्न होते हैं, उसको भी यहाँ पे शामिल किया जाता है। तो इस तरह के प्रश्न ही बीपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप सिलेबस आपके पास है, आप देखिएगा वहाँ पे प्रीवियस बैंक में जो इसका क्वेश्चन बैंक है, तो वहाँ भी आपको सभी चीज़ें देखने को मिलेगा। और अगला प्रश्न है, सिंहभूम क्यों प्रसिद्ध है। तो 32 नंबर प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा, सिंहभूम क्यों प्रसिद्ध है, इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोहे के लिए। सिंहभूम लोहे के लिए प्रसिद्ध है। 32 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा।
और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अरावली पहाड़ियों से निकलती है? निम्नलिखित नदियों में से कौन अरावली पहाड़ियों से निकलती है? तो ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, माही। निम्नलिखित नदियों में से माही नदी जो है ये अरावली पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो 34 नंबर प्रश्न है, सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और गंगा के बारे में आपको बता दूं, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि बिहार में गंगा कहाँ प्रवेश करती है। तो बिहार के बक्सर जिले में एक जगह है चौसा, उसी स्थान पर गंगा बिहार में प्रवेश करती है। आप इसे ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित नदियों में से किस पर सबसे लंबी सड़क सेतु है? किस नदी पर सबसे लंबी सड़क सेतु है? तो 35 का ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे, गांधी सेतु, जो कि गंगा नदी पर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, पंचायती राज संस्था की एक त्रिसोपान संरचना को मान्यता किस कमेटी के द्वारा दी गई थी? तो इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा, पंचायती राज संस्था की एक त्रिसोपान संरचना को मान्यता किस कमेटी के द्वारा दी गई थी? तो 36 नंबर का सही आंसर होगा। जो पंचायती राज का संबंध है ये बलवंत राय मेहता कमेटी से है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को उनके पद से उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले संविधान उल्लंघन के लिए किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये प्रश्न कई बार बीपीएससी एग्जाम में रिपीट हुआ है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा महाभियोग लगाकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रपति को उसके पद से महाभियोग लगाकर से हटाया जाता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज की त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग क्या है? पंचायती राज की त्रिसोपान प्रणाली का जो प्राथमिक भाग है, तो यहाँ पे हमारा 38 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्राम पंचायत। जो प्राथमिक भाग है त्रिसोपान प्रणाली का वो ग्राम पंचायत है। और उसके बाद अगला प्रश्न है, 1975 का 36वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को बनाया गया। तो 36वां संविधान संशोधन जो कि 1975 में हुआ था, सिक्किम को बनाया गया था 22वां राज्य, भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। आपसे ध्यान रखिएगा। इसके बारे में मैंने कई बार आपको बताया है। जो मतलब कि इसके पीछे कहानी यह था कि जब 35वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1974 में, तो सिक्किम को सह राज्य का उपाधि दिया गया था। लेकिन उसके एक साल बाद जब 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ, तो ये 22वां राज्य बना भारत का। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तो 39 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम महिला फिल्म स्टार कौन थी जो राज्यसभा में मनोनीत अथवा चुनी गई थी? तो प्रथम महिला फिल्म स्टार का नाम क्या है? तो 40 का बी यहाँ पे होगा, नरसिंह दत्त। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, नरसिंह दत्त वो प्रथम महिला फिल्म स्टार थे जो राज्यसभा में मनोनीत अथवा चुनी गई थी। तो नरगिस दत्त इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे, राज्यसभा के किसी सदस्य का अधिकतम कार्यकाल कितना हो सकता है? तो राज्यसभा के किसी सदस्य का अधिकतम कार्यकाल की अगर बात करें तो ये 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया गया है उसे सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। कब, कितने घंटे के अंदर? तो मजिस्ट्रेट के सामने इसका जो सही आंसर होगा हमारा 42 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 24 घंटे के अंदर अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो 24 घंटे के अंदर उसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 24 घंटे के अंदर। और उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारतीय संसद का प्रथम अध्यक्ष की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 43 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीवी मावलंकर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पहुँच चुके हैं 44 नंबर प्रश्न पे। 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्णाश्रम कब प्रचलित था? निम्नलिखित में से वर्णाश्रम कब प्रचलित था? इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऋग्वेद के बाद के समय में वर्णाश्रम प्रचलित था। यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध धर्म के महायान शाखा के जाने माने संरक्षक निम्न में से कौन से थे? तो 45 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कनिष्क। कनिष्क के शासन काल में ही चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी और ये कुषाण वंश के शासक थे। तो ये सभी ध्यान में रखिएगा। और बौद्ध धर्म के महायान शाखा के जाने माने संरक्षक निम्न में से कौन से थे? ये कनिष्क थे। और इसी के शासनकाल में ये बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा था, हीनान और महायान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, चीनी यात्री वेनसांग ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? चीनी यात्री वेनसांग के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने किसके शासनकाल में यात्रा की थी भारत की? तो 46 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हर्षवर्धन। यहाँ पे मैंने एक ट्रिक बताया था, हो से हर्षवर्धन, हो से वेनसांग। तो दोनों को आप याद रखिए, कई बार मैंने ये प्रश्न बताया आपको। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी में किस फसल की खेती उपयोगी होती है, सर्वाधिक उपयोगी होती है?
तो काली मिट्टी के लिए जो फसल को सर्वाधिक उपयोगी माना जाता है, जो इसका सही आंसर होगा 47 का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, कपास के लिए काली मिट्टी काफ़ी उपयोगी होती है, काफ़ी फायदेमंद होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न नदियों में से कौन सा एक विनाशक नदी कहलाती है? इसका आंसर होगा कोसी नदी। ये काफ़ी इजी प्रश्न था। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है, कर्मनाशा, देखिए यहाँ पे गलती से कर्मनाशा लिखा गया है। ग्रांड ट्रंक सड़क किनके बीच में है? ग्रांड ट्रंक सड़क जो है वो किन को जोड़ता है? तो 49 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर होगा अमृतसर और कोलकाता का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अमृतसर और कोलकाता के बीच में है ये ग्रांड ट्रंक रोड। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 49 का हमारा करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो भारत में ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख स्रोत जो है वो कोयला है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक काल में भारत में यातायात का प्रमुख साधन क्या था? यातायात का प्रमुख साधन वैदिक काल में क्या था? 51 नंबर प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैलगाड़ी वैदिक काल से ही प्रचलन में थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा यहाँ पर सही है, ये आपको बताना है। तो देखेंगे इस प्रश्न का अगर बात करें तो सभी कथन को पढ़िए। यहाँ पे शाहजहां शेरशाह का पुत्र था, शिवाजी जहांगीर के विरुद्ध थे, और हुमायूं जहांगीर द्वारा परास्त हुआ था, मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा हुई थी। यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा इसमें से सही है, तो ऑप्शन नंबर ई को भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। हालांकि इस प्रश्न की अगर बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, केवल ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी। और उसके बाद अगला प्रश्न है, चलिए यहाँ पे मैं आपको एक हिंट देता हूँ। इसमें मतलब कि इस वीडियो में एक ऐसा प्रश्न है जिसमें से कि मतलब ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे सही होगा एक प्रश्न का। वो कौन सा प्रश्न होगा ये आप देखते जाइए, कोई ना कोई प्रश्न जरूर होगा। तो 1857 का सिपाही विद्रोह असफल होने का क्या कारण था? ऑप्शन है प्रभावी संगठन का अभाव, उद्देश्य एकता का अभाव, नेतृत्व के एकीकृत तरीके का अभाव, सामाजिक सुरक्षा न होना, या फिर इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। जी हाँ दोस्तों, ये वही प्रश्न है जिसका ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो 1857 का सिपाही विद्रोह असफल होने का कई सारा कारण था, जिसमें से कि प्रभावी संगठन का अभाव, यानी कि और उसके बाद एक उद्देश्य एकता का अभाव, और उसके बाद नेतृत्व के एकीकृत तरीके का अभाव था। तो इस वजह से 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम जो स्टार्ट हुआ था, जो सिपाही विद्रोह हुआ था शुरुआती तौर पर, वो कहीं ना कहीं असफल घोषित किया गया था इन सभी के अभाव के कारण। तो 53 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 54 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था? तो 54 नंबर प्रश्न का हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित लड़ाइयों में से किस में हुमायूं अंततः हार गया तथा जिसके कारण उसे निर्वासन लेना पड़ा था? तो 55 नंबर का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं अंततः हार गया था और जिसके कारण इसे निर्वासन लेना पड़ा था। तो 55 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज की लड़ाई। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली की प्रथम शासिका बनी थी? निम्नलिखित में से कौन दिल्ली की प्रथम शासिका बनी थी? तो 56 नंबर प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रजिया बेगम, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी। ये दिल्ली की प्रथम शासिका बनी थी। और इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं, यह प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा गांधी जी ने हिंदुओं के मध्य उत्पन्न होने वाले मनमुटाव को रोकने की कोशिश की थी? तो इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा 57 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूना समझौता के द्वारा महात्मा गांधी ने हिंदुओं के मध्य होने वाले मनमुटाव को रोकने का कोशिश किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूना समझौता। आप बताइए कि पूना समझौता कब हुआ था? अगला प्रश्न है, सती प्रथा को समाप्त करने के प्रमुख धर्म युद्ध किसने किया था? इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा 58 का ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लॉर्ड कॉर्नवालिस लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित नहीं है? सॉरी, यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित नहीं है? तो 59 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर होगा अस्थायी समझौता, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित नहीं है। बाकी उसके बाद जितना भी है, सती प्रथा का उन्मूलन, ठगों के उन्मूलन का दमन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार। देखिए यहाँ जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, सती प्रथा का उन्मूलन, तो इन्होंने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर इसका विरोध किया था और इसे समाप्त किया था। यहाँ पे इस प्रश्न में दिया गया था कि सती प्रथा को समाप्त करने का प्रमुख धर्म युद्ध किसने शुरू किया था? राजा राम मोहन राय ने। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 60 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि
6 खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल टीम में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो कालिदास की रचना नहीं है, तो यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिए, मृच्छकटिकम जो है ये कालिदास की नहीं बल्कि शूद्रक की रचना है। यहाँ पे रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम ये सभी कालिदास की रचना है। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था? तो फाहियान जो भारत आया था वो आया था ऑप्शन नंबर सी यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। और उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में रक्त नहीं होता है लेकिन श्वसन करता है? तो 63 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में रक्त नहीं होता है लेकिन श्वसन करता है? तो इसका नाम है हाइड्रा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा 63 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो 64 का ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन की यात्रा करना शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, ऑक्सीजन की यातायात करना, यानी कि ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ये हीमोग्लोबिन का कार्य है। और उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रक्तवर्णक केचुए में उपस्थित होता है? तो केचुए में उपस्थित रक्तवर्णक को क्या कहा जाता है? इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के कौन से राष्ट्रपति चुने गए थे? तो यहाँ पे क्रम की बात किया जा रहा है, तो 66 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12वें राष्ट्रपति के तौर पर APJ अब्दुल कलाम को चुना गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जीवित कोशिका में कोशिका अंगों का कार्य ऊर्जा घर है? तो कोशिका में कार्य ऊर्जा घर जो है इसका हमारा आंसर होगा, जो पावर हाउस कहा जाता है कोशिका का, वो 67 का यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। और उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पादप कोशिकाओं में पाई जाती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं? कौन पादप कोशिका में पाई जाती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं? तो 68 का हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम, जो कि पादप कोशिका में पाई जाती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। और इस बात नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रक को सबसे पहले किसने खोजा एवं नाम दिया था? तो केंद्रक को सबसे पहले किसने खोजा और नाम दिया था? इसका आंसर होगा हमारा रॉबर्ट ब्राउन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अनाज का उदाहरण नहीं है? चावल, सरसों, जौ या फिर मकई? तो इनमें से अनाज का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो सरसों जो है ये अनाज की श्रेणी में नहीं रखा गया है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पौधे का संतुलित उर्वरक है? 71 नंबर का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वनस्पति खाद, ये पौधे का संतुलित उर्वरक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा फल मधुमेह का रोगी आसानी से खा सकता है? 72 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, अमरूद, जो कि मधुमेह का रोगी आसानी से खा सकता है, इसमें कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण कैसी क्रिया है? 73 नंबर प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण कैसी क्रिया है? इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, एक ऊष्माशोषी प्रक्रम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे के चूर्ण एवं बालू के मिश्रण को किस प्रकार अलग किया जा सकता है? 74 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर होगा चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, चुंबक के द्वारा ये दोनों को अलग किया जा सकता है, चुंबकीय पृथक्करण करके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत का प्रस्तुत करता है? तो प्रस्तुतकर्ता की बात किया जा रहा है, कौन प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत का प्रस्तुत करता है? तो हमारा आंसर होगा 75 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि चार्ल्स डार्विन। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत का प्रस्तुतकर्ता चार्ल्स डार्विन को माना जाता है। और यहाँ पे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदों में से किस पद का प्रयोग एक साथ रहते हुए एक जाति के कुछ वेष्टियों के लिए होता है? तो 76 नंबर का जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा जीवमंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही खाद्य श्रृंखला एक उत्पादक, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी को दर्शाता है? सभी ऑप्शन को जब आप अच्छी तरह रिव्यू करेंगे तो आप पाएंगे कि 77 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न है, एक उत्पादक पौधे, एक शाकाहारी खरगोश और एक मांसाहारी बाघ, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है समुद्री जल को, क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ पे ऑप्शन के आधार पर समुद्री जल इसका आंसर होगा, क्योंकि समुद्री जल में नमक की मात्रा अधिक होती है और आप सभी को पता है कि जिसमें नमक की मात्रा अधिक होगी जिस जल में, वो जल विद्युत का अच्छा चालक होगा, सुचालक होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस आग बुझाने में काम आती है?
इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा नाइट्रोजन गैस आग बुझाने में काम आती है। तो 79 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से तत्व सभी अम्लों के लिए सामान्य है? निम्नलिखित में से कौन से तत्व सभी अम्लों के लिए सामान्य है? 80 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि हाइड्रोजन जो है वो सभी अम्ल के लिए समान है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 5 वर्ष की आयु के किसी बच्चे को सामान्यतः कितने दांत होते हैं? 81 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 20 दांत। अगला प्रश्न, फोटोग्राफ के प्लेटों को काले कागज से क्यों ढकते हैं? सभी ऑप्शन को पढ़िए और उसके बाद आप पाएंगे कि इसका आंसर जो होगा, इसका फोटोग्राफ के प्लेटों को काले कागज से ढकने का जो रीजन है वो आपको पता चलेगा। 82 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। प्लेट पर फैला सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील होते हैं और काला कागज प्रकाश से इसके संपर्क को रोकता है। तो यही वो वजह है कि फोटोग्राफ के प्लेटों को काला कागज से ढका जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व क्या हैं? आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं? 83 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्षार तत्व। वर्ग 1 के तत्व क्षार तत्व कहलाते हैं। तो 83 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा नदी को उद्गम स्थल में अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है? निम्न में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है? 85 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि हीराकुंड बांध परियोजना। ये राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है। 85 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, खगोलीय एकक क्या है? खगोलीय एकक क्या है? तो 86 का हमारा यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में नहीं है, क्यों? पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान होने के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में नहीं है, क्यों? तो इसका जो रीजन है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि केंद्र पर अति दाब चट्टानों के गलन बिंदु को बढ़ा देता है। यही वजह है कि पृथ्वी के केंद्र में अत्यधिक तापमान होने के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में नहीं है। तो उसके बाद हम बढ़ेंगे 88 नंबर प्रश्न पे। 88 नंबर प्रश्न है, कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता की क्या बात कर रहा है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नाना साहब कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता था। 88 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, वेनसांग ने भारत भ्रमण कब किया था? 89 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर होगा वेनसांग ने भारत भ्रमण किया था। तो वेनसांग की बात आई है तो इसका जो सही आंसर होगा 89 का वो होगा हर्ष के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी? तो 90 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मेरठ में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इस बार का जो स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त 2020 का, ये भारत का 74वां स्वतंत्रता दिवस है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकीकरण हुआ था? तो 91 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर होगा जो औद्योगिक क्रांति हुई थी वो एशिया की यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो इसका आंसर होगा जापान। अगर पूरे विश्व की बात करेगा तो औद्योगिकरण की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि इस प्रश्न का बात यहाँ पे किया जा रहा है एशिया के बारे में, तो आंसर होगा जापान। और उसके बाद अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था? तो 92 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर होगा गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संचलन के तथ्य को प्रतिपादित करने वाला सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है? तो 93 नंबर प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इसके द्वारा सापेक्ष महाद्वीपों के संचलन के तथ्यों को प्रतिपादित करने का ये सबसे बड़ा सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश को सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है? 94 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी थाईलैंड को सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा को कौन निर्धारित करता है? 95 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर होगा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण रेडक्लिफ रेखा करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू क्यों प्रसिद्ध है? तो माउंट आबू का प्रसिद्ध होने के पीछे रीजन यह है, यहाँ पर एक जैन मंदिर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा
करेक्ट आंसर होगा। माउंट आबू में स्थित जो मंदिर है वो जैन मंदिर है। और उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में किस बात पर जोर दिया गया है? तो 57 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर होगा सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व पर काफ़ी विशेष जोर दिया गया है। तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न, मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट कब प्रकाशित होती है? मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट कब प्रकाशित होती है? तो ये प्रत्येक वर्ष प्रकाशित होती है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रत्येक वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक विकास बाधित रहा, इसके मुख्य रूप से क्या कारण है? तो भारत में आर्थिक विकास का मुख्य रूप से बाधित होना जो कारण है वो हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, खराब अव्यवस्थापना सुविधाओं के कारण। खराब अव्यवस्थापना सुविधाओं के कारण भारत में आर्थिक विकास बाधित रहा था, यही वो कारण है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति कहां से होती है? 100 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्पादन शुल्क से केंद्र सरकार को सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? 101 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर होगा अश्वघोष बुद्ध चरित्र के लेखक हैं। किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किस पाल शासक ने यह किया था? तो 102 नंबर का हमारा आंसर होगा धर्मपाल। नेक्स्ट प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? खजुराहो के मंदिर का निर्माण किया गया था, हमारा आंसर जो होगा बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा। 103 का हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो 104 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुर्तगाली। पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आया था। जो हमारा मेंस क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है वहाँ पे मैंने एक वीडियो बताया था जो पुर्तगाली साम्राज्य का भारत में आने का उद्देश्य क्या था, वो अपने उद्देश्य में कहाँ तक सफल रहे थे। जो मेंस से रिलेटेड हमारा जो सीरीज चल रहा है क्वेश्चन का, उसमें मैंने आपको बताया था। अगर आप वो सीरीज के वीडियो को नहीं देखते तो जरूर देखिए, वो आपके मेंस में भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो प्री के लिए वो तो उपयोगी है ही, लेकिन मेंस में भी आपको काफ़ी अच्छी मदद करेगा, तो आप उसको भी जरूर देखिए। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो 105 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर होगा भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। 105 का ए नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इनमें से क्या मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है? तो 106 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर होगा विधिक स्वीकृति जो है वो मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्षतः किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्षतः प्रस्तावना से संबंधित है। 107 नंबर का जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संघ के कार्यकारिणी का संवैधानिक प्रमुख क्या है? तो 108 नंबर का हमारा आंसर होगा राष्ट्रपति। संघ के कार्यकारिणी का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और उसके बाद अगला प्रश्न 109 नंबर प्रश्न, क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं? तो राष्ट्रपति के बारे में कहा जाता है क्या एक मंत्री विशेष को ये हटा सकते हैं? तो 109 नंबर का जो हमारा आंसर होगा वो होगा हाँ, केवल तब जब प्रधानमंत्री सलाह दे। केवल तब जब प्रधानमंत्री सलाह दे तब ये किसी मंत्री को हटा सकते हैं। अगला प्रश्न है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है तो क्या होता है? तो इसका जो आंसर होगा 110 नंबर का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा के अध्यक्ष का पद अवश्य खाली रहना चाहिए। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो राज्यसभा के अध्यक्ष का पद अवश्य खाली होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय न्यायपालिका का विशिष्ट लक्षण नहीं है? तो इसका आंसर हमारा 111 का ऑप्शन नंबर डी होगा। यह सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय न्यायपालिका के विशिष्ट लक्षण नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्त के संदर्भ में संविधान ने क्या किया है? तो 112 नंबर का जो हमारा आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी, बंटवारा वित्त आयोग पर छोड़ दिया है। तो वित्त के संदर्भ में संविधान ने बंटवारा वित्त आयोग पर छोड़ दिया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सामान्यतः ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है? किसी भी ग्राम सभा का जो सदस्य होता है वो सामान्यतः कौन होता है? तो 113 का ऑप्शन नंबर बी होगा। संबंधित ग्राम के समस्त मतदाता जो होते हैं वो ग्राम सभा का सदस्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मतदाताओं का पंजीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो 114 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर होगा निर्वाचन आयोग, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत में मतदाताओं की पंजीकरण के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? 115 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर होगा विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में
भारत के संघ में सिक्किम एक नया राज्य किस संशोधन अधिनियम द्वारा बना? मैंने आपको बताया कि इसका आंसर जो होगा 36वां संविधान संशोधन, वो 1975 में हुआ था और ये भारत का 22वां राज्य बना था। अगला प्रश्न है, भारत का संघ क्या है? भारत का संघ 117 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत का संघ क्या है? तो भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को शामिल किया है। ये भारत का, ये सब मिलकर, भारत के राज्य और संघ शासित प्रदेश मिलकर ये भारत संघ का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, शीर्षक स्वतंत्रता का अधिकार में वर्णित अधिकारों में कौन सम्मिलित नहीं किया है? तो 118 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विवेक की स्वतंत्रता। ये शीर्षक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार में वर्णित अधिकार में कौन सम्मिलित नहीं किया गया है? तो ये विवेक की स्वतंत्रता को सम्मिलित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, जीवन और स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान क्या घोषणा करती है? तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा, भारतीय संविधान क्या घोषणा करती है, 119 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर होगा, केवल विधि द्वारा स्थापित किया जा सकता है, यानी कि ये घोषणा करती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जीवन और स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान घोषणा करता है, केवल यह विधि द्वारा स्थापित किया जा सकता है। और उसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो 120 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इटली में, सॉरी यहाँ पे 120 नंबर का जो हमारा आंसर होगा, हाँ इटली ही होगा। तो विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय इटली में है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। अब यहाँ से देखिए 121 से लेकर 150 तक जो प्रश्न होंगे ये करंट अफेयर्स के हैं, तो यहाँ पे कोशिश कीजिएगा अधिक से अधिक आपके प्रश्न यहाँ पे सही हो। तो हाल ही में कौन सा देश 2 महीने के कम समय के अंदर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि पीपीई का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है? तो अभी हाल ही में ये बना है हमारा भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय बहुउद्योग कंपनी आईटीसी ने सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति व्यक्त की है? तो 122 का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 100%। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, 100% हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति व्यक्त की है। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में लाख की खेती यानी कि लेक फार्मिंग को कृषि गतिविधि घोषित करने के वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो यह भी मंजूरी दिया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस राज्य में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया? तो नितिन गडकरी के द्वारा चंबा सुरंग का जो उद्घाटन किया गया है वो किया गया है उत्तराखंड में। तो आंसर जो हमारा होगा 124 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किस पूर्व विश्व चैंपियन का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है? तो इसका नाम है मीराबाई चानू। इसका नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा गया है भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के द्वारा, और ये मीराबाई चानू को पहले ही खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है। चलिए अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न पहनने व थूकने वालों पर कितने रुपये जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है? तो ये प्रावधान जो क्या है, ये 500 रुपया जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। और उसके बाद अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा 127 का बी, यानी कि पीके नायर को नाइजर गणराज्य में नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? तो 128 नंबर का जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वियतनाम में ये शिवलिंग मिला है, जो माना जाता है कि ये 1100 साल पुराना शिवलिंग है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक कौन दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट बन गई है? तो फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक ये दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट की यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो हमारा आंसर होगा नाओमी ओसाका, जो कि जापान की खिलाड़ी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने वित्तीय परिणामों का समय पर खुलासा नहीं करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर कितने लाख रुपये का जुर्माना लगाया है? तो ये जुर्माना जो लगाया गया है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर, तो 130 का जो हमारा सही आंसर होगा वो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 लाख का जुर्माना लगाया गया है। अगला प्रश्न है, सरकारी कंपनी HIL लिमिटेड टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए हाल ही में किसी देश को 25 टन कीटनाशक की आपूर्ति करेगा? तो इसका जो सही आंसर होगा 131 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ईरान।
सरकारी कंपनी एचआईएल लिमिटेड जो है वो टिड्डियों पर नियंत्रण करने के लिए ईरान को 25 टन कीटनाशक की आपूर्ति करेगा। ये भी हाल ही में घोषणा किया गया है। और उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, विश्व भूख दिवस यानी कि वर्ल्ड हंगर डे किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हंगर डे प्रत्येक वर्ष जो मनाया जाता है वो 28 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। रेलवे ने हाल ही में एडवांस आरक्षण की अवधि 30 दिनों से बढ़ाकर कितने दिन कर दिया है? तो 133 का ऑप्शन नंबर बी, 30 दिनों से बढ़ाकर 120 दिन किया गया है एडवांस आरक्षण की अवधि को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगी? तो ये भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है कि 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगी। तो 134 का जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। और उसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न 135 नंबर प्रश्न, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कहा है कि वह जल्द ही राज्य स्वास्थ्य पंजी के माध्यम से अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखने के लिए एक परियोजना शुरू करेगी? तो 135 का हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। कर्नाटक के द्वारा ये घोषणा किया गया है, इस परियोजना की शुरुआत किया जाएगा, ऐसा घोषणा किया गया है। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को बेहतर बनाने के लिए कितने करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है? इसका आंसर होगा 136 का ऑप्शन नंबर सी, 17.7 करोड़ डॉलर। भारतीय ओलंपिक संघ के किस अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा 137 का ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र बत्रा। इसका सही आंसर होगा नरेंद्र बत्रा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कहा है कि वह कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए पाकिस्तान के प्रयासों में मदद के लिए उसे 60 लाख डॉलर देगा? तो 138 नंबर का जो हमारा आंसर होगा ये आंसर है अमेरिका। अमेरिका के द्वारा ये कहा गया है कि वो पाकिस्तान को भी वैश्विक जो महामारी है कोरोना वायरस उससे निपटने के लिए उसके प्रयास में मदद करने के लिए 60 लाख डॉलर उसे देगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की चेतावनी दी है? तो 139 नंबर का सही आंसर होगा अमेरिका के राष्ट्रपति ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की चेतावनी दी है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चक्रवात प्रभावित ओडिशा के लिए कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है या फिर घोषणा की थी? तो 140 का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 500 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसी देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना के कारण देश में लगे आपातकाल को समाप्त करने का निर्देश दिया है? इसका आंसर होगा जापान के प्रधानमंत्री के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि आपातकाल को समाप्त कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज शेहान मधुसनका को ड्रग्स रखने के आरोप में हिरासत में लिया गया है? तो ये शेहान मधुसनका ये श्रीलंका के रहने वाले हैं, श्रीलंका के ये तेज गेंदबाज हैं। इस पर ड्रग्स रखने के आरोप में इसे हिरासत में लिया गया। अगला प्रश्न है, इथोपिया द्वारा किस नदी पर एक मेगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? इथोपिया द्वारा नील नदी पर यह मेगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और उसका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में ले लिया है? तो ये ऐसा अधिकार में लेने का जो मतलब ये प्रश्न है, तो 144 का जो हमारा सही आंसर होगा ये महाराष्ट्र में जो सभी जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसे सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। तो 144 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना में अफसर और महिला शांतिदूत उत्तराखंड के किस मेजर को संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित करेगा? तो इसका जो सही आंसर होगा 145 का वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुमन गवनी को। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, भारतीय सेना में अफसर और महिला शांतिदूत उत्तराखंड के किस मेजर को, ये मेजर का नाम है सुमन गनवी, इसे ही संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित करेगा। तो आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, सुमन गवनी। नेक्स्ट प्रश्न 146 नंबर प्रश्न है, विश्व इस्पात संघ की वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में क्रूड स्टील में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो क्रूड स्टील में जो गिरावट आई है 2020 में, इसका जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी 65% तक की गिरावट आई है। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 147 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है। विश्व थायराइड दिवस किस दिन मनाया जाता है? 148 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 25 मई। दोनों दिवस 25 मई को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? किस देश के टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने प्रोफेशनल टेनिस से
संन्यास की घोषणा किया है? तो ये अमेरिका की रहने वाली है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। उसके बाद हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर के पूर्ण सौरकरण के लिए एक योजना शुरू की है? तो आप सभी को पता है इसका आंसर होगा ओडिशा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों यहाँ पर 150 में से आपने कितने प्रश्नों को सही से हल किया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे तमाम जानकारी दी गई है, अगर आप भी हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसी तरह हमारे सभी वीडियो को देखिए और लाइक जरूर कीजिए। चलिए धन्यवाद।